हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया का सीधा अर्थ होता है करना, यानी किसी भी कार्य में किसी काम का होना या करना पाया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा हो जाएगा नाम धातु क्रिया, चौथा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, छठा हो जाएगा सहायक क्रिया, सातवां हो जाएगा सजातीय क्रिया, आठवां हो जाएगा कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर इसके क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा भूतकालिक क्रिया, दूसरा हो जाएगा वर्तमानकालिक क्रिया, तीसरा हो जाएगा भविष्यकालिक क्रिया। हम पढ़ते क्रिया की परिभाषा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे क्रिया एक विकारी शब्द है। किसी भी काम का होना या करना पाया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, यह सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रिया के भेद हम पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, इसमें चित्र कर्म हो जाएगा, ये इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे गीता सितार बजा रही है, गीता क्या कर रही है? सितार बजा रही है, सितार बजाना उसका कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक है, जैसे अगर पूछने पर किसी भी वाक्य का उत्तर क्या से आए तो वह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। गीता सितार बजा रही है, गीता क्या बजा रही है? सितार बजा रही है, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा एकर्मक क्रिया, दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म जुड़ा हो उसे हम एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, माँ क्या कर रही है? पढ़ रही है। माँ केवल पढ़ने का काम कर रही है, पढ़ रही है, तो उसमें केवल एक कर्म जुड़ा है, इसलिए ये एकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म जुड़े हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, छात्रों और कंप्यूटर सिखा रहे हैं, इसमें छात्रों और कंप्यूटर, इसमें 2 कर्म जुड़े हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे माँ बच्चों को खाना खिला रही है, इसमें बच्चों और खाना, इसमें भी दो कर्म जुड़े हो, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया की पहचानने की ट्रिक है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया में किसको और क्या से उत्तर आता है। जैसे माँ क्या खिला रही है? खाना। किसको खिला रही है? बच्चों को, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो अध्यापक क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसको सिखा रहे हैं? छात्र को, ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत। कर्म के आधार पर हम दूसरा भेद पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो तथा जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, या अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम हंसता है, चिड़िया उड़ती है, वह खाता है, राम सोता है, इसमें हंसना, उड़ती, खाता, सोता, ये सब कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब अगला हम क्रिया का भेद पढ़ते हैं। जैसे संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसके क्रिया के 8 भेद होते हैं। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद हम पढ़ेंगे दोस्तों, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जैसे जहाँ एक कार्य व एक क्रिया हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। चाहे केवल एक कार्य व एक क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें केवल राम एक काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का, एक कार्य हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो ये सामान्य क्रिया हो जाएगी। इसमें क्रिया भी एक है, पढ़ना, और कार्य भी एक हो रहा है, पुस्तक को पढ़ना, तो इसमें एक ये सामान्य क्रिया हो जाएगी। मोर नाचता है, ये भी सामान्य क्रिया हो जाएगी। मोर नाचता है। राम घर जाता है, राम केवल घर जाने का काम कर रहा है, एक कार्य हो रहा है, तो ये भी एक कार्य हो रहा है, ये भी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हम संरचना और प्रयोग आधार पर अगला भेद हम पढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह होती है जिसमें कार्य एक क्रिया 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिसमें कार्य तो केवल एक हो लेकिन क्रिया 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। बालक घर जा रहा है, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसमें कार्य तो केवल एक हो रहा है, पुस्तक पढ़ना,
लेकिन इसमें क्रिया दो हो रही है, पढ़ और रहा, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। बालक घर जा रहा है, इसमें कार्य तो केवल एक हो रहा है, घर जाना, लेकिन इसमें क्रिया दो हो रही है। कार्य तो एक हो रहा है घर का, लेकिन क्रिया दो हो रही है, जा और रहा, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला हम इसका भेद पढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे ये हाथ संज्ञा हो गया, हाथ से बन जाएगी हत्याना, हत्याना नाम धातु क्रिया होगी। बात से बतियाना, लात से लतियाना, आप से अपनापन, गर्म से गरमाना, ठंड से ठंडाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, चमक से चमकाना, ये सभी क्रियाएं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला हम भेद पढ़ते हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया वाक्य में पहला आती है, जो क्रिया वाक्य में पहला आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़कर सो गया, इसमें पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगला हम देखते हैं, जैसे राम वह नहाकर चला गया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया हो गई। बालक उठकर पढ़ने लगा, वो भी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे पहले का काम संपन्न करने के बाद पुनः दूसरा काम शुरू करना, वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ गई। जैसे राम पढ़कर सो गया, राम ने पहले पढ़ाई की, उसके बाद सो गया। वह नहाकर चला गया, वह नहाकर चला गया, पहले उसने क्या किया, नहाया फिर चला गया। बालक उठकर पढ़ने लगा, बालक पहले उठा फिर पढ़ने लगा। पहले वाली क्रिया पूर्ण करने के बाद दूसरी शुरू करना, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अगला हम इसका भेद अगला हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा भेद हम पढ़ते हैं संरचना में प्रयोग आधार पर। पांचवा भेद हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया में प्रेरणा का भाव हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहना करते हैं दोस्तों, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि माली ने बगीचे को पानी पिलवाया, इसमें माली ने बगीचे को पानी पिलवाया, इसमें पिलवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। माली ने खुद काम नहीं किया, किसी और से पानी पिलवाया, किसी और से काम करवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला हम उदाहरण देखते हैं, जैसे राम ने बालक को जगवाया, इसमें राम ने बालक को नहीं जगाया, किसी और से जगवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। राम ने पुस्तक पढ़वाई, राम ने खुद पुस्तक नहीं पढ़ी, किसी और से पढ़वाई, किसी और से कार्य करवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला हम इसका भेद देखते हैं सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया, वह पढ़ चुका है, इसमें पढ़ हो जाएगा मुख्य क्रिया। चुका है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। तो वह पढ़ चुका है, पढ़ यानी मुख्य क्रिया, और चुका सहायक क्रिया, तो ये सहायक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। वह खेलने लगा, इसमें खेलने मुख्य क्रिया हो जाएगी, लगा सहायक क्रिया हो जाएगी, तो ये भी सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला हम भेद पढ़ते हैं, जैसे अगला हम संरचना में प्रयोग आधार पर अगला सातवां भेद हम पढ़ते हैं सजाती क्रिया। सजाती क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में कर्म और क्रिया, वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही जाति के हो, वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही जाति के, उसे हम सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने दौड़ दौड़ी, इसमें क्या कह रहा है, कर्म और क्रिया एक ही जाति के हो, उसे हम सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने दौड़ दौड़ी, इसमें दौड़ हो गया कर्म और दौड़ी हो गया क्रिया, दौड़ दौड़ी दोनों एक ही जाति के, एक ही जाति का बोध करा रहे, तो ये सजाती क्रिया होगी। उसने खाना खाया, उसने खाना हो गया कर्म और खाया हो गया क्रिया, ये कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के हो गए, तो ये सजाती क्रिया हो जाएगी। उसने लड़ाई लड़ी, इसमें लड़ाई तो हो जाएगा कर्म और लड़ी हो जाएगा क्रिया, तो लड़ाई और लड़ी दोनों एक ही जाति के होने के कारण ये सजाती क्रिया हो जाएगी। अगला हम संरचना प्रयोग के आधार पर अगला आठवां भेद हम पढ़ते हैं कृदंत क्रिया। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले क्रिया रूप को हम कृदंत क्रिया कहलाते हैं, या कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले क्रिया रूप कृदंत क्रिया कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ना, यह सब कृदंत क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है, जैसे सीता पढ़ती है, मुझे पढ़ना है, यह सब पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, यह सब कृदंत क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कृत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्रिया के अंत में होता है। कहाँ होता है, हमेशा याद रखना, कृत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्रिया के अंत में होता है, हमेशा क्रिया के अंत में होता है। अगला हम पढ़ते हैं, जैसे अगला हम क्रिया का भेद पढ़ते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो फ्रेंड्स, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद हो जाएगा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं,
भूतकालिक क्रिया जैसे बीते हुए समय का बोध कराने वाली क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहलाती है। बीते हुए समय का बोध कराने वाली क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वर्षा हुई है, होना, जो काम हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं भूतकालिक क्रिया के? 6 भेद होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा सामान्य भूत, दूसरा हो जाएगा आसन भूत, तीसरा हो जाएगा संदिग्ध भूत, चौथा हो जाएगा अपूर्ण भूत, पांचवा हो जाएगा पूर्ण भूत और छठा हो जाएगा हेतु मद भूत। सामान्य भूत जैसे वर्षा हुई, जिसमें सामान्य भूत उसे कहते हैं जिसमें समय का बोध नहीं होता है कि वो काम कार्य कब संपन्न हुआ, जिसमें समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कार्य कब हुआ है, अभी हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। जैसे वर्षा हुई, वर्षा अभी हुई, कल हुई, आज हुई, इसका हमें कोई बोध नहीं हो रहा था, ये सामान्य भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हो जाएगा आसन भूत, जिस कार्य का जो कार्य अभी भी संपन्न हुआ है, अभी संपन्न हुआ है, उसे हम आसन भूत कहते हैं। जैसे वर्षा हुई है, अभी हुई है वर्षा, तो ये आसन भूत हो जाएगा। अगला हो जाएगा संदिग्ध भूत, जिस कार्य में संदेह की भावना छुपी उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होगी, संदेह है, हम संभावना कर रहे हैं हम शायद वर्षा हुई होगी, ये संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हो जाएगा अपूर्ण भूत, जिसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ हो, जिसमें कार्य अभी जारी हो, तो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा अभी पूरी हुई नहीं है, वर्षा हुई नहीं है, हो रही थी, वर्षा चालू है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो यह अपूर्ण भूत हो जाएगा। जैसे पूर्ण भूत, वर्षा हुई थी, यह पूर्ण भूत हो जाएगा कि वर्षा हुई थी, यह पूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। हेतु मद भूत हो जाएगा। अगला, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह हो जाएगा हेतु मद भूत काल के अंतर्गत आ जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये कौन से किसके अंतर्गत आ जाएगा? हेतु मद भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं, अगला हम काल का तरफ, अगला दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान, दूसरा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, तीसरा हो जाएगा आज्ञार्थक वर्तमान, चौथा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। इसमें सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया में हो जाएगा जैसे राम पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान का अंतर्गत आ जाएगा। सामान्य वर्तमान जिसमें समय का बोध नहीं चलता, जिसमें समय का पता नहीं चलता है कार्य कब प्रारंभ हुआ है, कब खत्म हुआ है, इसमें सामान्य वर्तमान में हो जाएगा। राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान में आ जाएगा। अगला हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, राम पुस्तक पढ़ता होगा, जिसमें संदेह की भावना छुपी हो, राम पुस्तक पढ़ता होगा, जिसमें पता नहीं चल रहा हो कि पढ़ता होगा, संदेह की भावना छुपी हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अगला हो जाएगा राम पुस्तक पढ़े, बच्चों तुम खेलो, जिसमें आज्ञा की भावना छुपी हो, उसे हम आज्ञार्थक वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया यानी जो कार्य मतलब अभी पूर्ण नहीं हुआ हो, जो वर्तमान में अभी जारी हो और पूर्ण नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम का कार्य, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी नहीं है, अभी तक पढ़ रहा है, कार्य जारी है, तो यह हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत। काल का द्रव्य क्रिया का तीसरा भेद हो जाएगा भविष्य कालिक क्रिया। इसके 4 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सामान्य भविष्य कालिक क्रिया, दूसरा हो जाएगा संभाव्य भविष्य कालिक क्रिया, तीसरा हो जाएगा सातव्य बोधक भविष्य कालिक क्रिया और चौथा हो जाएगा हेतु मद भविष्य कालिक क्रिया। इसमें सामान्य भविष्य कालिक क्रिया में हो जाएगा जैसे राम पत्र लिखेगा, राम जयपुर जाएगा, राम पत्र लिखेगा। इसमें मतलब समय का बोध नहीं हो रहा है कि वो कार्य कब होगा, इसमें, इसलिए ये सामान्य भविष्य के अंतर्गत आता है। दूसरा हो जाएगा संभाव्य भविष्य कालिक क्रिया, शायद वर्षा होगी, जिसमें जिस कार्य में किसी होने की संभावना हो, तो उसे हम संभाव्य भविष्य कालिक क्रिया कहते हैं। भविष्य में वो कार्य होने की संभावना हो, तो उसे हम संभाव्य भविष्य कालिक क्रिया कहते हैं। सातत्य बोधक क्रिया, इसमें हो जाएगा आप मिलते रहिएगा, जिसमें लगातार काम होने का बोध हो, जिसमें लगातार कार्य होने का बोध हो, तो यह सातव्य बोधक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। अगला भेद हम पढ़ते हैं हेतु मत भविष्य कालिक क्रिया। इसमें राम पढ़ेगा तो पास होगा, यह हेतु मत भविष्य कालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। क्रिया के हमेशा फ्रेंड्स याद रखना, क्रिया में विकारक तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 इन पांचों तत्वों के कारण क्रिया में परिवर्तन होता है, विकार यानी परिवर्तन। तो क्रिया में विकारक तत्व कितने होते हैं? 5। पहला हो जाएगा लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य। इन 5 के कारण क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के आधार पर होता है, जैसे पढ़ती है, पढ़ता है। वचन का आधार पर हो जाएगा पढ़ता, पढ़ते हैं। काल का आधार पर हो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ता है।
पुरुष के आधार पर हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, ये पुरुष के आधार पर हो जाएगा। वाच्य के आधार पर हो जाएगा राम पढ़ता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये सब वाच्य के आधार पर हो जाएगा। इस प्रकार ये पांचों क्रिया में विकारक तत्व होते हैं। हमेशा याद रखना, क्रिया में कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया में किसके कारण, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य, इन पांचों के कारण क्रिया में परिवर्तन होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।